नमस्कार साथियों, पल्लवी कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे EMRS TGT मैथ्स से संबंधित मॉडल पेपर नंबर 2। उसके अपने 25 क्वेश्चन हो गए थे। आज उनमें एक क्वेश्चन नहीं हुआ था, 24 रह गए थे वो। आज अपना आगे से स्टार्ट है, आपको पूरे 65 क्वेश्चन दिए जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। तो अपना चालू करते हैं। एग्ज़ाम डेट आप सबको पता चल गई है, 23 दिसंबर 2023 को मैथ TGT का पेपर है। तो देखिए, यदि बिंदु 25वां क्वेश्चन है, यदि बिंदु x, y बिंदुओं 2, 1 और 1, -2 से समान दूरी पर हो तो हमें सत्य कथन पूछा है कि सत्य कथन कौन सा होगा। तो देखो, इसको हल करते हैं। एक इस प्रकार से कोई रेखाखंड है और इसमें 2, 1 ये A बिंदु है, ये B बिंदु है, 1, -2 और ये बीच में बिंदु है यहाँ पर x, y, ठीक है। इसको ले लेते हैं P बिंदु, ठीक है। अब ये कह रहा है कि समान दूरी पर है, यानी कि ये दोनों कैसे हैं, AP बराबर है PV के, ये आपस में बराबर है, समान दूरी पर है। निम्नलिखित में से सत्य कथन पूछा है। तो सबसे पहले हम x और y के मान निकाल लें। तो x और y के हम मध्य बिंदु निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? मध्य बिंदु के निर्देशांक। इसके लिए सूत्र क्या है? इसके लिए सूत्र होता है x1 + x2, यानी कि 2 + 1/2, और ये x बराबर है और y बराबर हो जाएगा y1 + y2, तो 1 - 2/2। तो अपने पास क्या आया यहाँ से? यहाँ आ गया 3/2 और यहाँ आ गया 1 - 1/2। ये x और y के मान है, इनको उठा के इनमें रखो। तो देखो कौन सा बनेगा अपने पास। तो यहाँ पर x बराबर है 3/2 और y बराबर है 1/2। तो इनमें रखें, देखो x बराबर 3/2 रखा है यहाँ पर, और प्लस यहाँ पर -1/2 है, और ये किसका आएगा? माइनस का 3/2। तो ये बराबर 0 हो गया। सही है भाई, ये 1/2 था, यहाँ 3 रख दिया, ये बराबर 0 हो गया। अब इसमें रखेंगे तो ये नहीं होगा। देखो ये कैसे नहीं हो रहा, ये तो 0 हो ही गया। ये अपना ऑप्शन हो गया ए ऑप्शन यहाँ पर राइट है। और चेक कर लेते हैं कहीं गड़बड़ हो जाए। उसके बाद देखो, इसको करते हैं 3x + y बराबर 0। तो x का मान रखेंगे यहाँ पर 3 × 3/2 प्लस y का मान कितना है? -1/2। तो ये नहीं कट रहे, 0 नहीं आ रहा। x का मान यहाँ रख के देखेंगे 3/2 प्लस ये आएगा -1, तो ये भी नहीं कट रहा, ये 0 नहीं आ रहा, ये गलत है। उसके बाद यहाँ देखते हैं 2y का मान कितना है? देखो -1/2 और ये -1 बचेगा यहाँ पर, और इसका करेंगे तो वही आ रहा। देखो ऐसे करके कुछ ये वाला आया था ना, तो ये भी गलत हो जाएगा, 0 नहीं आ रहा। तो अपना ऑप्शन हो गया पहला ऑप्शन राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, यदि U एक परिमित समष्टि समुच्चय तथा ABC 3 परिमित समुच्चय ऐसे हैं कि NA बराबर 350, NB बराबर 250 और NU बराबर 700 है, NA इंटरसेक्शन B बराबर 100 हो, तो NA' इंटरसेक्शन B' इनमें से क्या होगा, ये हमें बताना है। तो देखो इसका सॉल्यूशन, सबसे पहले हमें निकालना है NA' इंटरसेक्शन B' बराबर क्या होगा। देखिए यहाँ पर इसको निकालने के लिए ये इसके बराबर होता है कि NA इंटरसेक्शन B', ठीक है। A इंटरसेक्शन नहीं, यहाँ पर इंटरसेक्शन है तो यहाँ यूनियन आता है इसमें, यहाँ पर आ जाएगा यूनियन। यहाँ इंटरसेक्शन है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? यूनियन आ जाएगा। और इसको क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं NU - NA यूनियन B, ठीक है। U में से अगर क्या घट जाए, A यूनियन B घट जाए तो A' आ जाता है, A यूनियन B', इस प्रकार से। अब इसका मान हम जानते हैं, इसका मान क्या होता है? इसका मान होता है, इसको खोलेंगे तो NU - NA + NB - NA इंटरसेक्शन B, इसका मान होता है इस प्रकार से, ठीक है। इसका मान क्या हुआ? NA यूनियन B का मान हो जाएगा अपने पास NA +
एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। अब इन सब का मान अपने पास है। एन यू का मान देखो कहाँ है, एन यू का मान 700, कितना है 700 माइनस, उसके बाद एन ए का मान कितना है, देखो एन ए का मान है 350। इसमें अंतर अब जैसे जैसे माइनस इंटर करता जाएगा ये चिन्ह बदलते चले जाएंगे। एन बी का मान देखो, एन बी का मान है 250, ये भी माइनस का हो जाएगा। और एन ए इंटरसेक्शन बी का मान कितना है, ये रहा 100, ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है, अब हमें ये दोनों जोड़ देने हैं और ये घटा देने हैं। तो ये कितने आ गए, 300 और 200 500, 600, 600 और ये हो रहे हैं 800। तो 800 में से 100 गई तो 800 में से 600 गए तो अपने पास बचे, देखो लिख देते हैं 800 माइनस 600 बराबर कितना आएगा, 200 आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना आ गया, 200। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं 27वें क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल देखिए, यदि एक्स वाई आर धनात्मक पूर्णांक हो, ठीक है, तो हमें ये बताना है कि एक्स सी आर प्लस एक्स सी आर माइनस 1 इंटू वाई सी 1 प्लस एक्स सी आर माइनस 2 इंटू वाई सी 2 प्लस एंड सो ऑन, इसी प्रकार से वाई सी आर किसके बराबर है ना। तो ये ऑप्शन अपने पास है, एक्स वाई सी आर के बराबर है या एक्स वाई इंटू सी आर के बराबर है, या फिर इसको बोलते हैं फैक्टोरियल एक्स वाई अपॉन में फैक्टोरियल आर, इसको बोलते हैं फैक्टोरियल एक्स अपॉन इंटू फैक्टोरियल वाई अपॉन में फैक्टोरियल आर। ठीक है, तो इसको देखो कैसे हल करेंगे इसको। देखो ये जो वाले पद हैं ये आर के पद हैं, किसके पद हैं, आर के सारे के सारे। अब यहाँ पर आप एक द्विपद प्रमेय की एक वो है विशेषता कि इसमें अगर इस प्रकार से हो, a प्लस ए की पावर x प्लस, या गुणा कर लो इसको 1 प्लस ए की पावर y हो, तो अपने पास इसका जो रिजल्ट आता है वो किसके बराबर आएगा, तो a की पावर x प्लस y के वो बराबर आता है। ठीक है, इस प्रकार से। अब देखिए हम इसको खोलना जानते हैं, इन दोनों को खोलते हैं पहले। तो अपने पास क्या आएगा, देखो 1 प्लस यहाँ पर आएगा एक्स सी 1, क्योंकि 0 तो यहाँ पर आ गया, एक्स सी 1 इंटू ए की पावर 1 प्लस एक्स सी 2 ए की पावर 2 एंड सो वन, इसी प्रकार से आर तक जाएंगे। अब आर तक चलो। अब एक्स सी आर माइनस 1, आर से पहले का ले लिया, ए की पावर आर माइनस 1 प्लस और एक्स सी आर इंटू ए की पावर आर प्लस एंड सो ऑन, ये कहाँ तक जाएगा, ये जाएगा अपने पास एक्स सी एन इंटू ए की पावर एन तक। ठीक है, इस प्रकार से। ऐसे ही एक तो ये आ गया इसका खुला हुआ। अब ये तो आ गया वन प्लस ए की पावर एक्स का। अब हमें खोलना है 1 प्लस ए की पावर वाई को। तो 1 प्लस एक्स की जगह यहाँ पर क्या आएगा, वाई सी 1 इंटू ए 1 प्लस वाई सी 2 इंटू ए की पावर 2 प्लस एंड सो वन वाई सी आर माइनस 1 ए की पावर आर माइनस 1 प्लस इसमें आएगा वाई सी आर इंटू ए की पावर आर प्लस वाई सी एन इंटू ए की पावर एन। इसमें स्याही डाल दीजिए सर। ये बराबर था अपने पास 1 प्लस, कहाँ गया, 1 प्लस ए की पावर एक्स प्लस वाई के। ठीक है, अब इसको भी खोलते हैं। तो इसमें देखते हैं हम किस किस के गुणांकों की तुलना करनी है। हमें तुलना करनी है ए की पावर आर की गुणांक। समीकरण में ए की पावर आर की तुलना करने पर, और जब ए की पावर आर की तुलना करेंगे तो अपने पास देखो क्या आएगा, यहाँ पर ए की पावर आर की तुलना करेंगे तो अपने पास आएगा जो ये समीकरण बन रहा है, इसी को ऐसे कैसे ही लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, एक्स सी आर प्लस एक्स सी आर माइनस 1 इंटू वाई सी 1 प्लस
एक्स सी आर माइनस 2 इंटू वाई सी 2 प्लस एंड सो ऑन वाई सी आर बराबर जो होगा ये इसके बराबर होगा। देखो किसके बराबर होगा, तो x प्लस वाई तो आएगा ही आएगा, x प्लस वाई सी। ठीक है, जैसे यहाँ x और y आ रहे हैं दोनों एक साथ अलग अलग, हमें क्या लेना है इसमें x और y, जो कि यहाँ पर जो चीज़ लिखी हुई है उसको ऊपर ले लेंगे, ऊपर ले लिया c ले लिया और नीचे क्या लगा देंगे r लगा देंगे, ये अपना उत्तर बन जाएगा। तो बी ऑप्शन इज राइट आंसर यहाँ पर। अगर आपको ऐसा समझ में भी आए, समझ में ना आए तो इनमें रख के देख लेना, इसके बराबर ही मान आएगा। x और y के कुछ मान रख के देख लेना, जैसे 1, 2 और 3 रख लेना और इन सब में करके देख लेना। इसको करके देखते हैं। अब देखो इसको हम x, y और r के मान रख के करते हैं यहाँ पर। तो x का मान मैंने ले लिया 3 ले लिया, y का मान 2 ले लिया और r का मान ले लिया मैंने 1। तो अब हमें पता लगाना है कि अगर मान लो किसी से द्विपद में नहीं हो रही है तो ऐसे मान के भी कर सकता है वो कि x बराबर मैंने ले लिया 3। ठीक है, तो मेरे पास इसमें रखते हैं पहले इस वाले समीकरण में कि ये क्या बनेगा। ये बनेगा x का मान ले लिया मैंने 3, c का मान ले लिया 2, c का मान कुछ नहीं है और r का मान ले लिया मैंने 1। ठीक है, यहाँ पर तो प्लस उसके बाद फिर x 3, c का मान ये है और r1 माइनस ये हो जाएगा 0। उसके साथ में क्या आ रहा है, y का मान 2 है, c इंटू 1। यहाँ से आगे अभी होगा नहीं, बस इतना ही आ रहा है इसका मान। ठीक है, अब इसका मान देख लेते हैं कितना आता है। तो इसका मान देखिए 3c1 का मान क्या हो जाएगा अपने पास, 3 फैक्टोरियल बटे में 2 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल प्लस इसका मान आएगा 1 फैक्टोरियल, 1 ही आ जाएगा सीधा, फैक्टोरियल कुछ नहीं। उसके बाद में ये आएगा 2 फैक्टोरियल अपॉन में 1 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल, तो ये सीधा 2 आ गया। यहाँ से देखिए 3 इंटू 2 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल इंटू 1, 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कट गया, यहाँ पर आ गया सीधा 1 नहीं, ये 1 तो यहाँ पर है और इसके साथ 2 फैक्टोरियल है, 2 आएगा सीधे। तो ये आ गया 3 प्लस में 2 बराबर 5। अब हमें देखना है कि कौन से ऑप्शन में इन मानों को रखने पर 5 आ जाएगा। देखो सबसे पहले यहाँ पर रखते हैं, तो अपने पास आता है x और y के मान 3 इंटू यानी कि 3 इंटू 2 हो जाएगा 6 और c 1। अब इसको हल करेंगे तो 6 फैक्टोरियल अपॉन में 5 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल, तो अपने पास क्या आया 6 इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन में 5 फैक्टोरियल, ये कट गया, कितना आ गया सीधा इसका मान आ गया 6। तो ये तो हो गया गलत। अब इनको चेक करते हैं, x प्लस वाई को रखेंगे तो अपने पास क्या आएगा, देखो x प्लस वाई का मान है 5 इंटू c 1, तो 5 फैक्टोरियल अपॉन में 4 अपॉन में आएगा 4 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल 1, इस प्रकार से। तो 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन में 4 फैक्टोरियल, ये कट गया 5 आ गया। तो ये ऑप्शन अपना हो सकता है। अब ये और देख लेते हैं आगे। अब x और y के मान रखते हैं फैक्टोरियल के अंदर। x और y का मान कितना है, देखो 5 फैक्टोरियल अपॉन में एक नीचे है r फैक्टोरियल यानी खाली 1, तो ये तो बहुत बड़ा मान आएगा 5 4 3 2 1, ये तो आ ही नहीं आ रहा, 5 से बहुत ज़्यादा आ रहा है। उसके बाद देखते हैं ये 3 फैक्टोरियल अपॉन में, उसके बाद 2 फैक्टोरियल अपॉन में 1 फैक्टोरियल, तो इनका मान क्या आएगा 3 गुणा 2, ये भी ज़्यादा वैल्यू आ रही। तो सीधा यही आंसर हो गया अपने पास। ये दोनों क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। इस प्रकार से भी हम प्रश्न को हल कर सकते हैं, जो चीज़ अपने पास दे रखी है उसको देखते हुए। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब देखिए अगला प्रश्न है, किन्हीं दो वास्तविक संख्याओं थीटा तथा फाई के लिए r निम्न प्रकार परिभाषित करते हैं कि थीटा r फाई बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 संबंध r है। हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सा सत्य है, स्वतुल्य परंतु संक्रामक नहीं। जो r संबंध है वो स्वतुल्य है परंतु संक्रामक नहीं है, सम्मित है परंतु स्वतुल्य नहीं है, स्वतुल्य तथा सम्मित दोनों परंतु संक्रामक नहीं है, और एक स्वतुल्य संबंध, एक स्वतुल्य नहीं तुल्यता संबंध। ठीक है, तुल्यता संबंध क्या होता है, तुल्यता संबंध में मैं बता देता हूँ कि उसमें स्वतुल्य भी होता है और संक्रामक भी होता है और सम्मित भी होता है, तीनों होते हैं। तो क्या होता है, ये स्वतुल्य होता है। ठीक है, इस प्रकार से अब चेक कर लेते हैं इसको। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं स्वतुल्य के बारे में। स्वतुल्य के लिए r क्या है, r एक वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या है। ठीक है, अब वास्तविक संख्या है
तो वास्तविक संख्या होने के लिए क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सभी संख्याओं के लिए थीटा के हर मान के लिए, थीटा के हर मान के लिए इन दोनों का मान क्या आएगा, हमेशा एक आएगा, एक आएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये आर का स्वतुल्य हो गया। आर क्या हो गया यहाँ पर, एक स्वतुल्य हो गया प्रत्येक संख्या के लिए। जितनी भी वास्तविक संख्या हैं उन सब के लिए आर क्या हो जाएगा, स्वतुल्य हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अपने पास आ गया कि आर कैसा है, स्वतुल्य है। अब हम चेक करते हैं कि मान लो इसमें ये सममित है या नहीं है। तो सममित के लिए क्या करेंगे, देखिए सममित के लिए क्या करेंगे, अपने पास ये दे रखे हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा हर स्थिति में बनाना चाहिए। देखो अगर मैं इसको सेक स्क्वायर थीटा का मान रख दूँ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर की जगह क्या रख दूँ, जैसे यहाँ पर आता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। जब 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा होता है तो टेन स्क्वायर थीटा की जगह क्या आ जाएगा, फिर जो ये 1 है वो घट जाएगा सेक स्क्वायर में से जाके, ये घट गया। ठीक है, और बराबर में क्या आ गया 1। अब देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस, इसमें माइनस करेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा प्लस 1 बन जाएगा इस प्रकार से। और अब ये क्या बनेगा, यहाँ से तो ये कट ही नहीं रहा जबकि ये कटना चाहिए था। अब इसमें देखिए जैसे यहाँ पर 1 का मान रख लेते हैं, अपन ने दोनों का रख दिया था, दोनों का रखने पर ही गड़बड़ हो रही है। 1 का रख लेते हैं। ठीक है, 1 का रखेंगे तो देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर, इसका रख दिया माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर में क्या, अब देखो बराबर में 1 ही तो आएगा, 1 आ गया। अब एक बार ऐसे रख दो कि जैसे यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा है तो सेक स्क्वायर थीटा, अब इसकी टेन स्क्वायर की जगह रख दो तो टेन स्क्वायर की जगह आता है 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा, नहीं ये आएगा सेक स्क्वायर माइनस 1, सेक स्क्वायर थीटा प्लस 1 आ जाएगा। तो यहाँ ये दोनों कट जाएंगे, बराबर में क्या आ गया, 1 आ गया। अब चाहे मान आप इसका रख दो चाहे इसका रख दो, बराबर रखने पर आएगा क्या, 1 ही आएगा, कैसे भी कर लो उसको। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि आर कैसा है, किसके लिए, थीटा निफाई आर थीटा के लिए आर कैसा है, सममित है। कैसा है, अब ये 2 चीज़ हो गई, एक तो स्वतुल्य हो गया, एक सममित हो गया। अब चेक कर लेते हैं अब संक्रामक स्थिति है या नहीं है। तो संक्रामक स्थिति के लिए क्या करेंगे, 2 मान लेंगे, अपने पास 2 वो मान लेते हैं। ठीक है, एक बार अपन ने मान लिया कि अपने पास जो सेक स्क्वायर थीटा है माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 है, एक स्थिति। दूसरी ये है कि सेक स्क्वायर फाई माइनस टेन स्क्वायर फाई, इस प्रकार से फाई बराबर 1 होना। इन दोनों की स्थिति अलग अलग हो गई। ठीक है, थीटा क्या हो गए यहाँ पर अलग अलग हो गए, लेकिन हर स्थिति में ये कैसा आएगा, उत्तर इसका एक ही आना चाहिए, है ना। तो अब क्या करेंगे, देखो अब इस यहाँ देखिए, देखो एक तो ले लिया थीटा, एक ले लिया। अब संक्रामक स्थिति चेक करनी है। संक्रामक स्थिति के लिए एक बार इसको थीटा लेंगे, एक बार इसको फाई लेंगे। अब एक और स्थिति ले लेते हैं, थीटा की जगह थीटा हो गया, फाई हो गया और ये हो गया साई। ठीक है, तो यहाँ पर अब कर देते हैं, इसको मान लेते हैं हम कि ये अपने पास साई है। ठीक है, एक बार तो अपन ने ले लिया फलन फाई इंटू थीटा और एक बार ले लिया साई आर फाई, इस प्रकार से। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि ये किसके बराबर होना चाहिए, ये बराबर होना चाहिए थीटा आर साई के बराबर। अगर ये इसके बराबर है तो ये कैसा हो जाएगा, संक्रामक हो जाएगा, एक स्थिति ये बन जाएगी। तो अब इसको चेक कर देते हैं। यहाँ अगर मैं साई ले लेता हूँ, इन दोनों को जोड़ दो, तो इनको जोड़ेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, थीटा नहीं ये फाई है, और यहाँ पर प्लस सेक स्क्वायर फाई और माइनस टेन स्क्वायर साई बराबर 2 हो गया, है ना। अब यहाँ देखिए ये है सेक स्क्वायर थीटा माइनस
इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, tan स्क्वायर साई माइनस सेक स्क्वायर फाई माइनस tan स्क्वायर साई बराबर में 2। अब अपने पास क्या बचेगा, यहाँ देखो इन दोनों का जब वो करेंगे तो क्या आएगा अपने पास, इन दोनों का करेंगे तो सेक स्क्वायर फाई, अच्छा ये तो सीधा सीधा एक नहीं हो रहा है क्या, सेक स्क्वायर फाई, अच्छा ये सीधे सीधा एक हो जाएगा, ये एक हो गया। तो अपने पास यहाँ से क्या आएगा, देखो सेक स्क्वायर थीटा ये एक बन गया, प्लस में एक और प्लस यहाँ आएगा माइनस का tan स्क्वायर साई बराबर में 2। अब यहाँ से क्या निकल के आएगा, तो यहाँ से आएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस थीटा tan स्क्वायर साई बराबर में 1। ये स्थिति बन गई है। तो ये स्थिति किसके लिए सही है, ये स्थिति इसके लिए सही है कि साई जो आर वो किससे, इनके बीच में एक संबंध बन रहा है, साई आर थीटा के बीच में एक संबंध बन रहा है। तो ये कैसा है, संक्रामक है, संक्रामक स्थिति पैदा हो गई। ठीक है, तो आर जो है वो स्वतुल्य भी है और कैसा है, सममित भी है और संक्रामक भी है। तीनों चीज़ हो गई। तो तीनों चीज़ होने पर क्या कह सकते हैं कि ये एक तुल्यता संबंध है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। ये इंपॉर्टेंट सवाल था, आप देख लीजिए इसको एक बार। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल देखिए 29वां। इसमें है 8C3 प्लस 8C6 का मान ज्ञात करो। हमें इसका मान ज्ञात करना है। तो देखो इसको कैसे करेंगे। इसमें सबसे पहले 8, तो 8 फैक्टोरियल जो ये C होता है इसको ऐसे लिखते हैं 8 फैक्टोरियल 8 माइनस नीचे वाली संख्या को घटाएंगे फैक्टोरियल और उसके साथ में 3 फैक्टोरियल प्लस इसको लिखेंगे 8 फैक्टोरियल अपॉन में 6 8 माइनस 6 फैक्टोरियल और इनटू में 6 फैक्टोरियल, इस प्रकार से। ठीक है, तो इसको करेंगे तो 8 फैक्टोरियल को लिखेंगे 8 इंटू, अब ये घटा रहे हैं तो 5 आ रहा है तो 5 तक लिख देते हैं इसको, 8 7 6 5 फैक्टोरियल अपॉन में 5 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। 3 को लिख देते हैं 3 दूनी 6, इस प्रकार से 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कट गया। अब उसके बाद 3 दूनी 6 कट गया, प्लस इसके बाद आगे ले लेते हैं 8 फैक्टोरियल। 8 फैक्टोरियल को कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पर कितने तक जा रहा है ये 8 माइनस 6 यानी कि 2, यानी 6 तक ले लेते हैं। 8 गुणा में 7 गुणा में 6 फैक्टोरियल अपॉन में ये है 2 फैक्टोरियल और गुणा में 6 फैक्टोरियल। तो 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कट गया, ये 2 आएगा, 2 से कट जाएगा 4। तो अब देखो क्या आ रहा है 8 7 56 प्लस और यहाँ आ रहा है 4 7 28। अब इन दोनों को जोड़ेंगे 8 और 6 14 और 5 और 2 7 और 1 8। इसका आंसर आ गया 84। ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि बी में ही 84 है और कहीं है भी नहीं। अब चलते हैं अगले प्रश्न संख्या 30 की तरफ। अगला सवाल देखिए, यदि m से अधिक वस्तुएं हैं और m कोष्ठ हैं तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। ये एक पिजन होल सिद्धांत, ठीक है, पिजन होल थ्योरम के ऊपर एक प्रश्न। ठीक है, यदि m से अधिक वस्तुएं हैं और m कोष्ठ हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए कम से कम 2 खाली कोष्ठ होंगे, वस्तुओं की समान संख्या के साथ कम से कम 2 कोष्ठ होंगे, कम से कम m वस्तुओं के साथ कम से कम 1 कोष्ठ होगा और कम से कम 2 वस्तुओं के साथ कम से कम 1 कोष्ठ होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा। देखिए जो पिजन होल सिद्धांत है उसके अनुसार n कोष्ठों में n+1 या अधिक कबूतर रहते हैं, कम से कम 1 कोष्ठ में से 1 से अधिक कबूतर। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि एक कोष्ठ में अधिकतम 2, एक कोष्ठ में 2 कबूतर। ठीक है, इस प्रकार से। ऐसे करके एक कोष्ठ में अधिक, देखो कम से कम 2 वस्तुओं के साथ क्या होना चाहिए, कम से कम 1 कोष्ठ होगा। ये पिजन होल के लिए क्या है, सत्य है ये वाला।
यदि m वस्तुओं से अधिक वस्तुएं हैं और m कोष्ठक, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो कथन कौन सा सत्य है? कम से कम 2 वस्तुओं के साथ कम से कम कितने कोष्ठ होने चाहिए? कम से कम 1 कोष्ठ तो होना चाहिए। आगे देखो, पिजन होल सिद्धांत के अनुसार कुछ भी साबित करने के लिए हमारे पास होना चाहिए, अगर कुछ भी साबित करना है तो क्या होना चाहिए? छिद्रों से ज़्यादा कबूतर, कबूतर और छिद्रों की संख्या समान, छिद्र से कम कबूतर, या तो कबूतर या छिद्र। तो देखो, ऊपर वाले सवाल को देखो, नीचे वाले को देखो, एक जैसे हैं दोनों, लेकिन इसकी वजह से ये दोनों लिए गए हैं पिजन होल सिद्धांत, क्योंकि ये दे रखा है अपने सिलेबस में। ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या है, पिजन होल सिद्धांत के अनुसार कुछ भी साबित करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? m से अधिक वस्तुएं हैं, m कोई संख्या है, उससे अधिक वस्तुएं हैं और m कोष्ठ है। तो क्या कह रहा है ये? कोष्ठ यानी कि वही छिद्र हो, कोष्ठ हो, कुछ भी हो, है ना, तो उनसे ज़्यादा वस्तु होनी चाहिए, उससे ज़्यादा क्या होनी चाहिए अपने पास? जो भी चीज़ चाहिए वो हमें ज़्यादा चाहिए। तो यहाँ हो जाएंगे छिद्रों से ज़्यादा कबूतर। तो अपना राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? छिद्रों से ज़्यादा चाहिए, जितने छिद्र हैं या जितने कोष्ठ हैं उनसे ज़्यादा हमें संख्या में क्या चाहिए? कबूतर यहाँ पर चाहिए। तो हमारा ये 2 ऑप्शन 30वां और 31वां एक जैसे ही हैं, और कौन से सिद्धांत पर हैं? पिजन होल सिद्धांत के ऊपर। अगले मॉडर्न पेपर में हम इनके प्रश्न भी देखेंगे, ठीक है, कि इसके ऊपर प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। तो अब चलते हैं 32वें प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 32। इसमें कह रहा है कि एक मैट्रिक्स है इस प्रकार से 3 0 2 1, 2/2 की एक मैट्रिक्स है। तो हमें बताना है कि a इनवर्स की घात 3 बराबर किसके होगी। तो सबसे पहले हमें इसके लिए a इनवर्स निकालना है। तो a इनवर्स देखो कैसे निकलता है। a इनवर्स बराबर होता है एडजॉइंट ऑफ a बटे में मॉड ऑफ a। तो सबसे पहले आप मॉड ऑफ a निकाल सकते हैं। इसका कितना आएगा? तो इसका आ जाएगा, अपने पास आएगा, इनका आपस में गुणा करो। तो गुणा करने पर क्या आएगा? देखो 3 एकम 3 इस प्रकार से, और ये हो जाएगा 0। तो 3 ही आ रहा है, ये तो आ गया 3। और एडजॉइंट निकालेंगे तो इनको बदल देंगे और इनके चिन्ह बदल देंगे, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर एडजॉइंट आएगा तो अपने पास ये आएगा 1, ये 0 ही रहे, 0 नहीं रहेगा, ये 2 हो जाएगा। अच्छा, ये नहीं बदले जाएंगे, ये 0 रहेगा और ये माइनस का 2 हो जाएगा, और ये बदल जाएंगे 3 इस प्रकार से। इसमें एडजॉइंट निकालने के लिए क्या करेंगे? इनको तो बदल देंगे, और इसमें क्या रहेगा? चिन्ह परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है। आ गया ये। अब ए इनवर्स निकाल लो। ए इनवर्स क्या है अपने पास? ए इनवर्स हो जाएगा 1/3, क्योंकि ये बटे में है, और साथ में 1 0 -2 3, ये बन गया। अब इसकी करनी है घात 3, यानी कि इसका 3 बार मल्टीप्लाई। ए इनवर्स इनवर्स ए इंटू ए इनवर्स। तो सबसे पहले इसका 3 बार कर लेते हैं। 1/3, इसकी घात तो 3 ही हो जाएगी। 1/3 की घात 3, 1/3 की घात 3। तो इस हिसाब से ये आ गया 27 तो सब में आ रहा है। उसके बाद यहाँ देखते हैं कि यहाँ कितना आएगा। 1 0 -2 और 3, 1 0 -2 और 3, 1 0 -2 और 3। तो सबसे पहले इसको खोलते हैं। तो 1/27 तो आ ही गया। अब इन दोनों का गुणा करते हैं। 1 का गुणा 1 के साथ तो 1, और 2 का गुणा 0 के साथ करेंगे तो 0। तो यहाँ तो 1 ही रह गया। अब 1 का गुणा करेंगे किसके साथ? -2 के साथ और 3 के साथ। तो 1 का गुणा किया -2 के साथ तो -2 आ गया, ठीक है। यहाँ पर आएगा ये, यहाँ पर, क्योंकि ऐसे कर रहे हैं ना अपन सीधा, यहाँ -2 आ गया, और साथ में इसका करेंगे तो -6 आ जाएगा, ठीक है। दोबारा देखो, इस लाइन के साथ किया तो 1 का गुणा 1 के साथ 1 आ गया, -2 का गुणा 0 से किया तो 0 आएगा, तो बीच में प्लस आ जाएगा, ठीक है। और +0 कोई दिक्कत नहीं। फिर 1 का करेंगे -2 के साथ तो -2 आ गया, -2 का करेंगे 3 के साथ तो कितना आएगा? 6 आ जाएगा। आगे देखो, इसमें यहाँ 0 का करेंगे 1 के साथ तो 0 आ जाएगा, और 3 का करेंगे 0 के साथ तो 0 ही आएगा। उसके बाद 0 का करेंगे 0 के साथ, मतलब -2 के साथ तो 0 आएगा यहाँ, और 3 का करेंगे 3 के साथ तो 9 आ जाएगा।
तो अपने पास यह कितना आ गया 9। यहाँ आएगा -8। इसको सीधा लिख देते हैं -8, जिससे अपना सवाल क्या हो जाए, जल्दी हो जाए। -2, 0 और 3। अब इनका आपस में गुणा करो। तो मैं 1 का गुणा करेंगे, अगले लाइन में कर देते हैं 1/27। अपने पास अब यहाँ क्या आएगा, 1 और 8 का गुणा करेंगे इस लाइन से, तो 1 एकम 1 और 8 का करेंगे तो 0। आगे चलते हैं, फिर 1 और -8 का गुणा करेंगे इनसे, तो -2 और 8 का करेंगे तो देखो 1 का गुणा किया -2 के साथ और 8 का करेंगे तो 8 दिया 24। उसके बाद यहाँ 0 का करेंगे 1 और 0 के साथ में, तो पहले 1 का करेंगे 0 के साथ में तो 0, और 9 का करेंगे तो ये भी 0। फिर उसके बाद 0 और 9 का करेंगे, पहले 0 करेंगे -2 से, -2 तो 0 ही आएगा, और 9 से करेंगे 9 तो 27 हो जाएगा। इस प्रकार से तो अपने पास क्या है 1/27, 1 0 यहाँ आएगा -26 और यहाँ आ जाएगा 27। तो कौन सा आंसर बनेगा अपना इसके हिसाब से? तो सी ऑप्शन अपना क्या आ रहा है, राइट आंसर आ रहा है। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर, यही इसका आंसर है। ठीक है, देखो 1/27, 1/27 सब में है, यहाँ माइनस है 1, यहाँ माइनस नहीं है, यहाँ -27 है, यहाँ माइनस का 26 और 27 एक जैसे लिखे हुए हैं, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। और इसमें सारे माइनस है, तो अपना ऑप्शन हो गया 32 में सी। आप चलते हैं 33वें सवाल की तरफ। अब देखिए अगला सवाल 33वें नंबर का। इसमें दिया गया है कि एक मैट्रिक्स है A बराबर अल्फ़ा 2 और 2 अल्फ़ा, तो ये 2/2 की है, और A की घात 3 बराबर 125 है। तो अल्फ़ा बराबर किसके, ये हमसे पूछा गया है। तो देखो यहाँ पर A की घात 3 बराबर कितना दिया गया है 125, तो A mod ऑफ A कितना आ जाएगा इस प्रकार से 5 गुणा 5 गुणा 5 करेंगे तो अपने पास आ जाएगा mod ऑफ A बराबर 5। ठीक है, इस प्रकार से A का मान आ गया 5। अब हमें यहाँ देखना है कि A मैट्रिक्स जो है अपने पास, इसका मान कितना है। इसका मान देखिए, इसको हल करते हैं, अल्फ़ा 2 और 2 अल्फ़ा, तो अपने पास इसका करेंगे तो इसका आएगा अल्फ़ा² -4 बराबर 5, क्योंकि A mod ऑफ A क्या आ रहा है, mod ऑफ ये आ रहा है अपने पास। ठीक है, और ये बराबर है 5 के, ये 5 के बराबर रख दिया, तो अल्फ़ा² बराबर हो जाएगा 5 + 4, तो अल्फ़ा बराबर आएगा 9, अल्फ़ा² बराबर, तो अल्फ़ा बराबर हो जाएगा ±3 के बराबर। तो ऑप्शन नंबर डी अपना राइट आंसर है, क्योंकि इसी में ही है ±3। अब चलते हैं 33वें के बाद 34वें सवाल की तरफ। अब देखिए अपना अगला सवाल है 34वें नंबर का। A² - A + 1 बराबर 0 हो, एक नहीं ये I है, इकाई मैट्रिक्स हो, तो A का प्रतिलोम बराबर होगा। A का प्रतिलोम पूछा गया है, यानी कि A इनवर्स पूछा गया है। तो देखो इसको सॉल्यूशन करते हैं। A² - A + I बराबर किसके है, 0 के है। तो A मैट्रिक्स है और I मैट्रिक्स है, और ये बराबर 0 के है। इसका समीकरण जो दिया गया है, तो हमें A का प्रतिलोम यानी कि A इनवर्स निकालना है। A इनवर्स इसमें है नहीं, तो A इनवर्स का गुणा कर देते हैं दोनों तरफ। तो अपने पास क्या आएगा, A इनवर्स A² - A + I बराबर A इनवर्स और गुणा में 0। ये तो 0 ही हो गया, यहाँ से अब ये निकल के आएगा, इसका अंदर गुणा करते हैं। तो A इनवर्स A² माइनस A इनवर्स A प्लस A इनवर्स और I बराबर में 0। अब देखो इसको खोलते हैं, तो A इनवर्स इंटू A ऐसे, फिर ये आ जाएगा माइनस इसका बन गया I। A इनवर्स और A का जब करेंगे तो इकाई मैट्रिक्स बन जाता है, प्लस इसको क्या बोलेंगे, A इनवर्स I बराबर 0। अब इसको क्या बोलेंगे, जैसे अभी इस पर ये बनाया था ये I बन गया, तो ये I ये बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर माइनस ये I है और ये प्लस में A इनवर्स I है बराबर में 0। अब देखो ये I ये है और ये है इनवर्स क्या है, A इनवर्स I है, तो ये क्या बनेगा, देखो यहाँ से इसमें से
देखो यहाँ आई 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 सब में कॉमन है, इसको कॉमन लेके 0 कर सकते हैं, ऐसे ही तो करते हैं। तो अपने पास क्या आएगा, तो ये हो जाएगा ए, ये ए बन जाएगा। इनका जब आपस में गुणा करते हैं तो वैसे भी ए ही आता है, इसका करेंगे तो ये इन्वर्स आएगा सीधा सीधा ही, तो इसको कॉमन लेने की भी आवश्यकता नहीं है। और माइनस का आई बराबर 0। अब ए इन्वर्स इधर छोड़ दो, बाकी सबको ले जाओ, तो ए इन्वर्स का वन क्या आएगा, तो आई ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा, तो ये अपना आंसर आएगा ए इन्वर्स बराबर आई, यानी कि आई मैट्रिक्स माइनस ए मैट्रिक्स, इकाई माइनस। तो देखिए कौन सा ऑप्शन है इसमें, ऑप्शन नंबर ए, ये पहला वाला ही क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो क्या किया था इसमें, सबसे पहले इकाई निकालने के लिए इसका ए का प्रतिलोम निकालना है, तो ए के प्रतिलोम का दोनों तरफ क्या कर दिया, गुणा कर दिया। गुणा करने पर इसको अंदर गुणा करेंगे, अंदर गुणा करेंगे तो ए इन्वर्स ए क्या बन जाता है, आई बन जाता है। और आई का गुणा ए से करेंगे तो ये सीधा सीधा ए ही आता है, और ए इन्वर्स का करेंगे आई के साथ तो ये ए इन्वर्स आएगा। तो इस प्रकार से हम इसको हल कर सकते हैं। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 35 की तरफ। 35वें सवाल में चलते हैं कि इसमें क्या आता है। अगला सवाल देखिए 35वें नंबर का, इसमें दिया गया है समान लंबाई के दो कोणों के समद्विभाजक वाला प्रत्येक त्रिभुज समद्विबाहु होता है, कथन संबंधित है। ये थ्योरम है, देखो लेहेमस स्टेनर की प्रमेय या टोल्मी की प्रमेय या फिर मेनालॉज की प्रमेय या फिर सेवा की प्रमेय। तो देखो ये कथन क्या है, तो एक इस प्रकार से अपने पास त्रिभुज है और इस त्रिभुज में क्या है, दो कोण समान लंबाई के, ये समान लंबाई के दो कोण हैं इस प्रकार से, और इन कोणों के समद्विभाजक वाला प्रमेय, समद्विभाजक वाला इस प्रकार से एक त्रिभुज है, ठीक है, अल्फा बीटा गामा डेल्टा इस प्रकार से वाला प्रत्येक त्रिभुज समद्विबाहु होता है। ये कैसा होता है, समद्विबाहु। इसका मतलब ये है अगर इन कोणों के समद्विभाजक जो हैं वो आपस में कैसे हैं, बराबर बराबर है, समान लंबाई के दो कोणों के समद्विभाजक वाला प्रत्येक त्रिभुज क्या होगा, समद्विबाहु होता है। तो ये त्रिभुज कैसा बनेगा, समद्विबाहु। और जो ये कथन है ये किसका है, ये कथन है अपने पास लेहेमस स्टेनर की प्रमेय का, लेहेमस स्टेनर की प्रमेय, ये रहा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए अगला प्रश्न है 36 नंबर, यदि एक वृत्त में एक चक्रीय चतुर्भुज है, एक वृत्त है इस प्रकार से और इसमें एक चतुर्भुज है अपने पास, और ये कैसा है, चक्रीय चतुर्भुज। कैसा है, चक्रीय चतुर्भुज। तो उसके विकर्णों की लंबाई, यानी ये विकर्ण है इसमें ए बी सी और डी, तो उनकी विकर्णों की लंबाइयों का गुणनफल, यानी कि ए सी इंटू बी डी गुणनफल विपरीत भुजाओं के युग्मों की लंबाई के गुणनफल के योग के बराबर होता है। यानी कि विपरीत भुजाओं की लंबाई ये हो गई, ये बराबर होगा ए डी, ठीक है, गुणा बी सी प्लस और ए बी गुणा सी डी, इनके बराबर होगा। इस प्रकार से यदि एक वृत्त एक कैसा है, चक्रीय चतुर्भुज है, तो उसके विकर्णों की लंबाई, ये विकर्णों की लंबाई का गुणनफल हो गया विपरीत भुजाओं के युग्मों का। तो ए डी और बी सी विपरीत हो गई और ए बी और सी डी विपरीत हो गई, इनकी भुजाओं की लंबाई के गुणनफल के योग के बराबर होता है। ये आपस में कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये कथन किसका है, ये कथन कौन सी प्रमेय का है, तो देखिए इसमें लेहेमस स्टेनर तो अभी थोड़ी देर पहले पढ़ी थी, वो त्रिभुज से संबंधित है, त्रिभुज के समद्विबाहु कोण हो जो होते हैं। उसके बाद है आगे है टोल्मी थ्योरम, इसमें ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। कौन सी थ्योरम है ये, टोल्मी थ्योरम। कौन सी है, टोल्मी थ्योरम है। टोल्मी थ्योरम इस प्रकार से, इसका ये गणितीय रूप होता है। आगे चलते हैं अगले, तो ये वाली प्रमेय कौन सी है, ये टोल्मी थ्योरम है और इसका ये गणितीय रूप होता है। इसको अपन को याद रखना है, इसके ऊपर प्रश्न आ सकने की संभावना है। अब चलते हैं आगे, अगले प्रश्न संख्या 36 से 37 के ऊपर।
देखिए अगला सवाल 37 नंबर, इसको काले से लिख देते हैं जिससे आपको चमक पड़ जाए कि कौन सा 37वां है और कौन सा 38वां है। ये 37वां है, ये 38वां है, क्योंकि इसमें देखो क्या है, निम्न में से कौन सी शर्त कॉची-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी यानी कि कॉची-श्वार्ट्ज असमानता को दर्शाती है। ठीक है, असमानता को दर्शाती है। तो अपन को ये बताना है कि इनमें से कौन सी शर्त है जो कॉची-श्वार्ट्ज असमानता को दर्शाती है। तो A1/B1 इज़ नॉट इक्वल टू A2/B2, ये नहीं है। उसके बाद A1/B1 प्लस A2/B2 प्लस, ये भी नहीं है। और A1/B1 माइनस A2/B2 माइनस, ऐसे ही चलते जाएँ, ये भी नहीं है, बराबर 0 आ जाए। तो अपने लिए जो शर्त है वो क्या है कॉची-श्वार्ट्ज असमानता के लिए, वो होती है A1/B1 बराबर A2/B2 बराबर A के बटे में B के। ठीक है, इस प्रकार से हमें ये याद रखनी है, बस ये याद ही रखनी है। ऐसे कैसे प्रश्न आएगा, ऐसे कैसे पूछ ली जाएगी, और इसको टिक लगाया ना आपका आंसर सही हो जाएगा बिना कुछ किए हुए। तो कौन सी शर्त है भाई कॉची-श्वार्ट्ज असमानता के लिए, कौन सी शर्त दर्शाती है? तो A1/B1 बराबर A2/B2 और बराबर है किसके, A के बराबर B के। मतलब एक के कितने भी मान रखते चले जाओ, A/B1 A और A के बटे B के, ये क्या होती है कॉची-श्वार्ट्ज असमानता के लिए शर्त होती है। ठीक है, इसलिए इसको ज़्यादा बार बताया है। अब देखिए log 7, ठीक है, log 7 उसके लिए क्या है 2, log बेस 10 नहीं है, बेस 7 और 2 बराबर क्या है m है। तब हम इसमें log बेस 49 और 28 का बराबर हमें क्या निकालना है, मान निकालना है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, 38वें सवाल को देखते हैं। log 7 log बेस 7, तो देखिए यहाँ इसको हम लिख सकते हैं log 2 बटे में log 7। ठीक है, इसका बेस समान कर दिया बेस समान होते ही क्या हो जाएंगे, ये बटे में आ जाएगा इसके log 2 और log 7 बराबर में, इस प्रकार से ऐसे लिख सकते हैं इसको आराम से। अब इसको देखिए, इसको कैसे लिखेंगे, log 49 28 या log 49 28 का मान देखो क्या आएगा। इसको हम कर सकते हैं log 7 28 बटे log 7 49। अब इसमें क्या लिख सकते हैं, देखो log 7 28 log 7 है ना, 28 को क्या लिख सकते हैं 7 गुना 4, ऐसे। तो एक अभी गुणा में है तो प्लस में हो जाएंगे, तो ये क्या आएगा 7 4 आ जाएगा, इस प्रकार से, है ना और बटे में ये क्या आ जाएगा log 7 49 यानी कि 7 का 2 2 उत्तर इसका आ जाएगा सीधे सीधा। इसको लिख सकते हैं log 7, इसको लिख सकते हैं 7 प्लस log 7 4 अपॉन में 2, इसका मान आ गया 1 प्लस log 7 4 बटे में 2। अब हमें देखो इसका मान सीधा सीधा हम दे रखा है, तो इसको अभी छेड़ने की ज़रूरत है नहीं। तो ये log, क्योंकि अपना ऐसा बन के आ जाएगा कुछ, तो यहाँ से क्या आएगा, देखो इसकी पावर 2 कर सकते हैं, 2 की पावर 2, तो ये अपने पास आएगा 1 प्लस log 2 की पावर 2 बटे में 2। अब ये 2 आगे आ जाएगा, तो 1 प्लस log 2, ऊपर लिख देते हैं इसको, 1 प्लस log, ये 2 आगे आ गया और ये हो जाएगा 2 बेस 7। तो इसकी जगह पर क्या आ जाएगा, m आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 2m 1 प्लस 2m बटे में 2, ये अपना आंसर बनेगा। तो 1 प्लस 2m बटे में 2, 1/2 ये आ गया ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इनमें बटे 2 है ही नहीं, इसमें और इसमें बटे 2 है, तो इसमें केवल एक ही बन रहा है और यही आंसर इसका बनेगा। तो ये हो गया 38वां सवाल। अब चलते हैं 39वें सवाल की तरफ। अब देखिए अगला सवाल 39वां, इसमें है a log 2 log 4 के ऊपर है 256 प्लस 2 log √2 बेस पे और 2।
ए बराबर पूछा गया है, तो इसको देखो कैसे हल करेंगे। सबसे पहले ए बराबर इसको लिख लेते हैं log 2 log बेस 4 256 प्लस 2 log √2 और 2। सबसे पहले देखो इसको हल कर सकते हैं कि 2 log, ये बेस √2 है तो इसको लिख सकते हैं √2 की पावर 2। 2 को क्या बना दिया, √2 की पावर 2, 2 यहाँ से ऊपर आएगा, ये घट जाएगा। अब इसको देखो a बराबर log 2 और ये log 4 पे ले लेते हैं इसको, log 4 की पावर अपने पास कितना आएगा, ये 4 की पावर 4 आ जाएगा, 4 चौक 16 और 16 256, तो log की पावर 4 आ गया है ना, तो 4 की पावर 4 आ गया और प्लस में ये चल रहा है। अब आगे देखिए log 2 यहाँ से 4 बाहर आ जाएगा और साथ में आ जाएगा गुणा में 1, क्योंकि log 4 पेज पे 4 आ रहा है तो वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। प्लस यहाँ से क्या आया, यहाँ से आ गया 2, ये 1 बन जाएगा और 2 ऊपर आ जाएगा तो ये बन जाएगा 4। ठीक है, अब ये 2 की पावर 2 लिख सकते हैं इसको, तो a बराबर अपने पास आया log 2 ये आ जाएगा 2 की पावर 2, तो 2 यहाँ आ गया, 2 ये रह जाएगा और ये बन जाएगा 1। तो फिर क्या आएगा अपने पास log 2 और यहाँ प्लस में 4 चल ही रहा है यहाँ आ गया 1 और 2 log 2 प्लस में 4, तो ये बचेगा a बराबर में 2 log 2 1 और प्लस में 4 बराबर कितना आ गया, a बराबर आ गया 5। तो कौन सा ऑप्शन है अपना, ऑप्शन नंबर अपना सी में 5 आ रहा है, सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर। इस प्रकार से अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 40 देखिए, इसमें है 3 की पावर x बराबर 4 की पावर x माइनस 1, तब x बराबर होगा और log के रूप में अपना ये उत्तर आना चाहिए। तो देखो इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले इसको हम कर सकते हैं कि 40 का 3x बराबर 4 x माइनस 1, इसको उतारा सबसे पहले। अब इनमें लगा देंगे हम दोनों तरफ log करेंगे तो इसका बेस बन जाएगा 3 और ये आ जाएगा x बराबर, ये हो जाएगा log, यहाँ हो जाएगा 4, ये आ जाएगा x माइनस 1। इस प्रकार से log करते ही नहीं, इसको थोड़ा सा अलग तरीके से करते हैं, ऐसे नहीं करेंगे इसको। यहाँ क्या करें हम, इसमें करने के लिए इस 4 को इधर लाते हैं, इस 4 को इधर लेके आते हैं, क्योंकि 2 बेस है और 4 भी है अपने पास, 2 भी है 3 भी है। तो अपन 4 का करके देखते हैं, 4 वाला इधर साइड से इस 4 को लाते हैं, log 4 बेस 3 इंटू एक्स, 3 की पावर x बराबर क्या होगा, x माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ अपने पास आ गया। अब देखो ये बन गया अपने पास, ऐसा कुछ बन रहा है, ये बन गया। ठीक है, अब इसमें देखते हैं कि ऊपर जो x है इसको इसमें ये घात में है, इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा x log 4 बेस में 4 और 3 बराबर x माइनस 1। इस x को ले आते हैं हम इधर, ठीक है, तो x कॉमन आ जाएगा इसमें से, या फिर इस 1 को बराबर कर लेते हैं ऐसे करके, तो x माइनस x log 4 बेस 3 बराबर में 1, ये प्लस में हो गया अब 1। ठीक है, तो यहाँ से x कॉमन आ गया, x का ही तो मान निकालना है, तो ये आएगा 1 माइनस log 4 3 बराबर में 1, तो x बराबर आ जाएगा 1/1 माइनस log 4 3। ये अपना क्या हो जाएगा, यहाँ पर आंसर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन मिल रहा है इससे देखो एक ही ऑप्शन मिल रहा है, केवल ऑप्शन नंबर सी, बाकी सारे क्या हैं पर गलत है। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 41 की तरफ। अगला सवाल देखिए, यदि व्यंजक x की पावर 4 माइनस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू का एक गुणनखंड ये दे रखा है x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 एक गुणनखंड हो, तो हमें पी क्यू के मान बताने हैं कि पी क्यू के मान क्या होंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले गुणनखंड को ही खोल लेते हैं। गुणनखंड में से क्या निकल के आएगा, x की पावर 2 माइनस 3x प्लस 2
तो इसको गुणनखंड करेंगे तो अपने पास आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस में 2। इन दोनों को जोड़ेंगे तो -3 आ गया और गुणा करेंगे तो 2 आ जाएगा। अब x कॉमन यहाँ से x माइनस 2 बचेगा, -1 कॉमन आ गया तो x माइनस 2 यहाँ बचेगा, x माइनस 2 और x माइनस 1। यहाँ अंदर से x बराबर कितने निकल के आ गए, 2 और 1 आ गया। अब x बराबर 2 रखो इसमें और x बराबर 1 रखो और अपने पास p और q के मान आ जाएंगे दो समीकरण रूप में। तो सबसे पहले x में 2 का भाग रख देते हैं, x मतलब x बराबर 2 रख दें इस समीकरण में, तो अपने पास आएगा 2 की पावर 4 माइनस p और एक्स स्क्वायर की 2 की पावर 2 और प्लस में q। तो ये आ गया 16 माइनस 4p प्लस q बराबर 0 होना चाहिए इसका मान। तो ये आ गया एक समीकरण। ठीक, अब दूसरा समीकरण देख लेते हैं। इसमें क्या रखना है, 1 रखना है। 1 रखेंगे तो ये 1 आ जाएगा, माइनस इसको रखेंगे तो ये माइनस का p आ जाएगा और ये रखेंगे तो q आ जाएगा। अब बराबर में आ गया 0। यहाँ से हम q का क्या कर दें, विलोपन कर दें तो क्या आएगा अपने पास। अगर इसका विलोपन करेंगे तो माइनस प्लस और ये माइनस, ये कट गया तो अपने पास क्या आएगा, देखो माइनस के प्लस के 15 और यहाँ आएगा माइनस के 3p बराबर 0। तो p बराबर आ गया 15/3 यानी कि बराबर 5। p का मान तो 5 आ गया, प्लस का आ रहा है वो भी। तो ये ऑप्शन गलत, ये ऑप्शन गलत और ये ऑप्शन गलत, एक ही सही है। एक उत्तर आते ही अपना आंसर आ गया कि p बराबर क्या आ रहा है, 5 आ रहा है और वो भी प्लस का आ रहा है। तो q बराबर भी निकाल लेते हैं, कितना आएगा, 4 ही आना चाहिए हिसाब से। तो q बराबर कैसे निकालेंगे, इस समीकरण में 1 में रख दो, इसमें रख देते हैं। तो 1 + p + q बराबर 0। यहाँ p का मान रख दूँ मैं 5, तो 1 माइनस है, ये माइनस माइनस यहाँ रखेंगे 5 + q बराबर 0। तो 4 + q माइनस के बराबर में 0, तो q बराबर आ गया +4। तो q बराबर आ गया +4, देख लो आ रहा है। तो इस प्रकार से हम इसको हल कर लेंगे। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 42 की तरफ। देखिए अगला सवाल, अंतराल 1,3 में लाग्रांज माध्यमान प्रमेय के लिए फलन है ये f(x) बराबर 3x² + 5x + 7 के लिए c का मान हमें बताना है। c का मान क्या होगा, तो देखिए इसका सॉल्यूशन, यहाँ डायरेक्ट इसको याद रखना है कि c का मान अगर मध्यमान प्रमेय है तो f' बराबर f(x) माइनस f, दोबारा से अलग जो दूसरी है x1 x2, ठीक है, और x1 माइनस x2। x1 जो है यहाँ बड़ा है, x2 छोटा है, ये मान लेने पड़ेंगे। तो f' का मान निकालते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले f' कर लेते हैं कि f' क्या आएगा, अपने पास आएगा 3 दूनी 6x + 5। तो f' इसकी जगह क्या आएगा, c की जगह x की जगह c रख देते हैं, तो ये आ गया ये। अब ये बराबर किसके है, इनके मानो, तो इसको रखते हैं कि इसके बराबर में क्या आना चाहिए, f(x1) यानी कि 3 रख देते हैं पहले बड़ा वाला, उसके बाद छोटा वाला रख देते हैं 3 - 2 रख देते हैं। तो अब इनको मान को रख देते हैं उठा के, 3 रखेंगे इसमें पहले, तो 3 × 3 = 9, क्योंकि 1 3 पहले से ही है और 1 3 यहाँ से आ गया। उसके बाद प्लस 5 × 3 और प्लस 7 माइनस, अब 1 रख देते हैं, 3 1 पहले से ही है, 3 × 1 3 हो जाएगा, माइनस आ जाएगा, 5 1 5 हो जाएगा और प्लस में माइनस में क्योंकि चिन्ह बदल रहे हैं, -7 और बटे में अपने पास क्या आ जाएगा, 3 - 1 यहाँ पर आ गया 2। तो अब देखिए 6c + 5 बराबर कितना आएगा, 27, 15, 7 से 7 कट गए और माइनस के 8 बटे में 2, यहाँ 27 है, यहाँ 7 आ जाएगा, प्लस 7 बटे में 2, 27 और 34 बटे में 2 यानी कि 17। तो 6c + 5 बराबर में आ गया 17। तो 6c बराबर आएगा 17 - 5, तो c बराबर आ जाएगा 12, 6c और c बराबर आ जाएगा 12 बटे में 6 यानी कि 2। तो ये अपना आंसर हो जाएगा 6c बराबर में 2। प्रैक्टिस करिए, ये बहुत आसान प्रश्न है, तरीका भी ये सबसे आसान है लाग्रांज माध्यमान प्रमेय का। इस प्रकार से इसको हल नहीं कर सकते हैं, एक प्रश्न जरूर आएगा इसमें से। अब चलते हैं 43वें प्रश्न की तरफ। अब देखिए अगला सवाल है, x बराबर cos
थीटा प्लस थीटा साइन थीटा और बाई बराबर साइन थीटा माइनस थीटा कोस थीटा। तो डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर का मान हमें बताना है कि क्या होगा। तो सबसे पहले एक्स बराबर लिख, इसका सॉल्यूशन देखो, एक्स बराबर लिख लिया कोस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा। तो एक्स के इसको थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर थीटा के सापेक्ष अवकलन क्या होगा, डी एक्स अपॉन में डी थीटा बराबर कॉस की जगह आ जाएगा माइनस साइन थीटा प्लस थीटा की जगह होता है 1 और साइन थीटा, उसके बाद प्लस और फिर थीटा को रखेंगे और साइन का कर देंगे तो कॉस थीटा। तो अपने पास देखो क्या आया, साइन थीटा से साइन थीटा यहाँ पर कट गया तो ये आ जाएगा थीटा कोस थीटा डी एक्स अपॉन में डी थीटा का। अब निकालते हैं बाई बराबर आएगा साइन थीटा माइनस थीटा कोस थीटा। तो देखो डी बाई डी एक्स या डी थीटा क्या आ जाएगा अपने पास, साइन का हो जाएगा कोस थीटा माइनस इसका करेंगे तो एक बार थीटा ऐसे कैसे रखो, कोस का होता है माइनस साइन थीटा तो ये प्लस का हो जाएगा, एक बार फिर आएगा क्या माइनस इस प्रकार से, और यहाँ पर आएगा 1 इंटू क्या आ जाएगा कोस का क्या होता है साइन, अच्छा ये साइन थीटा, अच्छा कोस का तो इसका हो गया सही है, कोस का कोस, अब कोस का करेंगे तो साइन थीटा। साइन का आ गया कोस थीटा, एक बार थीटा का रखा, थीटा ऐसे कैसे रखा तो कोस का किया तो साइन थीटा वो प्लस का हो गया, उसके बाद थीटा का किया एक और फिर ये आ जाएगा सीधा कोस थीटा। जब तो कह रहे हैं कट क्यों नहीं रहा, अब कटेगा ये कट गया इससे, तो अपने पास डी वाई बाई डी थीटा आया, डी वाई बाई डी थीटा आ गया, क्या आ जाएगा थीटा साइन थीटा। अब हमें निकालना है डी वाई बाई डी थीटा, तो अपने पास आएगा डी वाई बाई डी थीटा अपॉन में डी एक्स डी थीटा। तो थीटा से थीटा कट गया तो डी वाई बाई डी क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पर डी वाई बाई यानी कि थीटा साइन थीटा बटे में अपने पास आ गया यहाँ पर थीटा कोस थीटा, तो ये थीटा से थीटा कट गया तो अपने पास आ गया टेन थीटा, ये किसके बराबर आया डी वाई बाई डी एक्स के। अब हमें निकालना है डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर, एक्स के सापेक्ष करना है इसका, तो टेन थीटा है यहाँ पर, तो टेन का हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, इस प्रकार से सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। और अब डी थीटा का मान क्या आएगा यहाँ पर देखिए, ये x के सापेक्ष कर रहे थे तो डी थीटा अपॉन में डी एक्स आ जाएगा। अब डी थीटा अपॉन में डी एक्स देखो ये रहा डी एक्स अपॉन में डी थीटा, इसको उल्टा करके लिख देते हैं तो अपने पास हो जाता है डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और ये आ रहा है सेक स्क्वायर थीटा, और डी एक्स अपॉन में डी थीटा है ना, इसका उल्टा करके लिखेंगे तो अपॉन में आ जाएगा थीटा इंटू कोस थीटा, कोस थीटा को ऊपर ले जाएंगे तो क्या आएगा सेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक थीटा, ठीक है अपॉन में थीटा। तो ये आ गया सारा का सारा गुणा करने पर सेक की घात 3 थीटा अपॉन में थीटा, ये अपना आंसर बनेगा। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, सेक क्यू थीटा अपॉन में थीटा। इस प्रकार से हम इसको हल कर लेंगे। थोड़ा सा लंबा सवाल है पर इम्पोर्टेंट सवाल है इसलिए हम इसको करवा रहे हैं। अब चलते हैं अगले सवालों की तरफ। अगला है 44 नंबर। देखिए अगला प्रश्न है 44वां, 10x की पावर x का अवकलज बराबर है, हमें इसका डिफ्रेंशिएशन करना है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन 10x की पावर x है, इसको मैंने y के बराबर मान लिया, ठीक है। अब y बराबर मान लेने पर क्या होगा, और इसमें log ले लो, क्या ले लो log लेने पर दोनों तरफ, जैसे ही log लेंगे तो क्या होगा, ये आ जाएगा log 10 क्या होगा x की पावर x बराबर में log y। अब इनका अवकलन कर देते हैं, इसको x को आगे ले लो पहले, x log 10x
बराबर में log y। अब दोनों तरफ अवकलन कर देंगे, अवकलन करेंगे तो ये 2 भाग हो गए, 1 और 2। तो सबसे पहले x को ऐसे कैसे रखते हैं, तो log 10x, x का किया तो 1 आ गया और ये रह जाएगा log 10x, ठीक है। प्लस अब x को ऐसे कैसे रखो, तो log का करेंगे तो 1/में 10x और इनटू में अब 10 का करेंगे तो sec स्क्वायर x आ जाएगा। अब बराबर में क्या आएगा, 1/बाई dx, ये आ गया उसका मान, ठीक है। अब y को इधर ले लो, तो dy/dx निकालना है केवल हमें, तो y इधर आ गया, अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा log 10x प्लस यहाँ देखो x तो आएगा ही आएगा, और इसमें क्या आ रहा है देखो, इसको साइन, इसको क्या लिख सकते हैं, साइन बटे कॉस लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, साइन बटे कॉस लिख सकते हैं इसको। तो साइन बटे कॉस लिख के देखो, अब देखो ये आ रहा है ना, तो 1 कट जाएगा इसमें से, सही है, आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो यहाँ आएगा 1/10 है, इसको उल्टा करके लिख देते हो, cos x इंटू साइन एक्स इंटू सेक क्या है, स्क्वायर एक्स। अब कोस का उल्टा क्या होता है, कोस का उल्टा सेक होता है, तो ये नीचे आएगा तो ये सेक बन जाएगा, सेक एक्स, और ये बन जाएगा कोसेक, ठीक है। और ये कट जाएगा एक बार, तो अंदर क्या बचा देखो, अंदर बचेगा, अब y की जगह हम रख सकते हैं कि 10x की पावर x माना था हमने ये, और ये आ जाएगा log 10x प्लस x कोसेक x इंटू सेक x। ये अपने पास इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। तो कौन सा ऑप्शन मिल रहा है इससे, केवल एक ही मिल रहा है, देखो 2 आ रहे हैं ऐसे, ये ऑप्शन ऊपर के तो ऐसे है नहीं, तो ये तो गलती हो गई। अब इनमें देखो 10x की पावर x, 10x की पावर x, और इसमें x cos x, ये रहा x cos x sec x, और प्लस में log 10x, ये यही है ऑप्शन नंबर अपना C क्या हो जाएगा, राइट आंसर। अब चलते हैं आज के अंतिम सवाल की तरफ। देखिए अगला सवाल है, और आज का अंतिम सवाल, समाकलन की मूलभूत प्रमेय के लिए सत्कथन होगा। तो हमें बताना है कि समाकलन की जो मूलभूत प्रमेय है उसके लिए सत्कथन क्या होता है, कि जो समाकलन मूलभूत प्रमेय होती है ये निश्चित समाकलन से संबंधित है। कौन से समाकलन से, निश्चित समाकलन के लिए। अब निश्चित समाकलन है तो f(x) dx करते हैं तो अपने पास क्या आता है, ये आता है f इंटू पी माइनस एफ ए, कुछ इस प्रकार से ये बन के आता है निश्चित समाकलन के लिए, एफ बी माइनस एफ ए। तो अपने पास जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा अपने पास, बी अपना क्या हो जाएगा, राइट आंसर। क्योंकि देखो इसमें एफ ए माइनस एफ बी है, इसमें बी माइनस ए है, तो बी माइनस ए सही है, और माइनस है इसमें प्लस है, इसमें दोनों में माइनस है, तो ये दोनों गलत, ये भी गलत, तो ये सही है केवल, तो ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। अब ये अपने आज के प्रश्न थे। अब अपने दूसरे मॉडल पेपर के कितने प्रश्न और रह गए, 45 तो हो गए, 20 प्रश्न और रह गए, ठीक है। वो 20 प्रश्न पढ़ेंगे हम अगले पार्ट में। तब तक के लिए आप इनको प्रैक्टिस कीजिए, अच्छे से अच्छे प्रश्नों को करने की कोशिश करो। एग्ज़ाम की तिथि आपको पता ही है, 23 दिसंबर 2023 है। धन्यवाद।